रवि की गाड़ी का ट्रक से टक्कर होते ही ट्रक वाला अपनी ट्रक लेकर भाग जाता है और रवि का बहुत ही बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। तुरंत ही एक्सीडेंट वाली जगह पर बहुत ही भीड़ जमा हो जाती है और थोड़ी ही देर में पुलिस और एम्बुलेंस की गाड़ी भी आ जाती है। पुलिस रवि के गाड़ी के पास आती है और रवि को गाड़ी से बाहर निकाल उसकी सांसें चेक करती है। रवि की सांसें अभी चल रही थीं। रवि को जल्दी से स्ट्रेचर पर रखकर एम्बुलेंस के द्वारा बेंगलुरु के सरकारी हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले जाया जाता है और जल्दी जल्दी रवि को ऑपरेशन रूम में ले जाया जाता है और ऑपरेशन किया जाता है। रवि को बहुत जगह चोट लगने की वजह से उसकी हालत बहुत ही नाजुक थी और सबसे ज़्यादा दिमाग में चोट लगने की वजह से रवि को पूरे 5 दिन तक होश नहीं आता है और डॉक्टर व पुलिस रवि को होश में आने का इंतजार करते हैं। इधर कलकत्ता में मेनका और भाटिया सर रवि के कॉल का वेट करने लगते हैं, लेकिन पूरे 8 दिन बीत जाने के बाद भी रवि का एक भी कॉल नहीं आता है। अब भाटिया सर बेचैन होने लगते हैं। उनके दिमाग में कई तरह की बातें चलने लगती हैं। पता नहीं रवि को क्या हो गया, या रवि ने हमारे साथ धोखा किया। इस तरह की बातें सोचते हुए भाटिया सर रवि का इंतजार करते करते रवि को कॉल करते हैं तो रवि का फोन स्विच ऑफ आता है। भाटिया सर अपने केबिन में बैठे सोच सोचकर बहुत ही परेशान हो रहे थे। पता नहीं अब कैसे मैं खुद को और मेनका को संभालूंगा। अब भाटिया सर अपनी बेटी मेनका को कॉल करके कहते हैं, क्या बेटा तुमने रवि को फ़ोन किया? पर मेनका भी उत्तर देती है, पापा मैंने तो जितनी दफ़ा कॉल किया उतनी दफ़ा फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। और मेनका कहते कहते रोने लगती है और मेनका कॉल कट कर देती है। रवि को पूरे 10 दिन हो जाते हैं लापता हुए, पर रवि का अता पता भाटिया सर को नहीं मिलता है। भाटिया सर अपने ऑफिस के केबिन में बैठकर बेंगलोर के लॉन्च होने वाली वर्क फाइल को चेक करने लगते हैं। तभी उनके केबिन में प्रकाश झा आता है और कहता है, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर दूं? क्या इन फाइलों को देख सकता हूं? भाटिया सर चौंक कर प्रकाश की तरफ देखते हुए, अरे तुम प्रकाश झा हो, कहो यहाँ मेरे केबिन में कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? भाटिया सर मैं आपके ही फायदे के लिए आया हूँ, अगर आपकी मंजूरी हो तो। कैसा फायदा? तुमसे मुझे भला क्या फायदा हो सकता है? तुम्हारी कंपनी अलग है, उनके प्रोडक्ट अलग हैं, फिर फायदे कैसे हो सकते हैं? मैं कुछ समझा नहीं। ओफो भाटिया सर अभी तक आप नहीं समझे। आपका मैनेजर रवि शर्मा झूठा है, मक्कार है। वह आपको धोखा देकर चला गया है। आपकी सभी वर्क फाइल की फोटोकॉपी अपने साथ ले गया और खुद की कंपनी खोलना चाहता है। रवि आपके ऑफिस और आपको बर्बाद करना चाहता है, तभी तो उसने ये सब किया। भाटिया सर प्रकाश की बातों में आकर प्रकाश की बात को मान लेते हैं और कहते हैं, हाँ तुम शायद बिल्कुल सही कह रहे हो। रवि मुझे धोखा देकर मेरी ही आंखों में धूल झोंककर चला गया। और प्रकाश से पूछने लगते हैं, अब मैं क्या करूं कि मेरे वर्क फाइलों का मदद रवि ना ले सके? प्रकाश भाटिया सर से कहता है, मेरे साथ एक समझौता कर लीजिए जिसमें मैं आपकी 50% का मुनाफा दूंगा। भाटिया सर चौंक कर कहते हैं, तुम्हारे साथ समझौता? कैसा समझौता करना है? मैं कुछ समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो? ओफो भाटिया सर सारी बातों को समझते हुए भी नादान बन रहे हो। खैर मैं आपको समझाता हूँ। भाटिया सर आप मेरी बातों को ध्यान से सुने और जैसे जैसे मैं कहता हूँ अगर वैसे ही किया आपने तो आपकी कंपनी डूबने से बच जाएगी। प्रकाश भाटिया सर से कहता है, सर किसी भी फाइल को सक्सेस होने में कम से कम 15 दिन लग ही जाते हैं, तो अभी रवि जितना भी जल्दी करे कामों को करने में, पर उसका काम नहीं होगा। और अगर मैं उसी काम को आज से ही शुरू कर दूं तो वर्क फाइल अपडेट होकर सक्सेस हो जाएगी। तो आप वह सभी वर्क फाइल मुझे दे दो और मैं आज से ही इस पर काम करना शुरू कर दूं। प्रकाश की बातें सुनकर भाटिया सर प्रकाश की बातों में आ जाते हैं और सभी वर्क फाइल को प्रकाश को दे देते हैं। प्रकाश अपना काम शुरू कर देता है और शर्त के अनुसार भाटिया सर को भी 50% का मुनाफा भी देता रहता है। प्रकाश को भाटिया सर के साथ काम करते करते पूरे 1 महीना बीत जाता है और प्रकाश की कंपनी का नाम मार्केट में खूब चर्चित में रहता है। मेनका बस रवि की यादों में ही खोई रहती है और न ही खाने पीने की सुध में रहती है, न ही किसी से बातें करना चाहती है। बस रवि के याद के गम में खुद को बहुत ही कमजोर बना लेती है। तभी मेनका को अचानक से उल्टी और चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। काकी माँ मेनका को उल्टियाँ करते देख समझ जाती हैं कि मेनका माँ बनने वाली है और काकी माँ मेनका को समझाती हैं, तू अपना जल्दी से चेकअप करा ले।
मेनका काकी माँ की बात मानकर घर के ही फैमिली डॉक्टर संगीता को बुलाकर मेनका अपना चेकअप करवाती है। डॉक्टर संगीता मेनका से कहती हैं, मेनका अब तुम्हें अपना बहुत ही ख्याल रखना होगा, तुम माँ बनने वाली हो। डॉक्टर संगीता की बातें सुनकर मेनका बहुत ही घबरा जाती है और काकी माँ के सीने से लगकर सिसक सिसक कर रोने लगती है और काकी माँ से कहने लगती है, काकी माँ ये सब क्या हो गया मेरे साथ, रवि क्यों नहीं आ रहा? क्या सच में रवि ने मुझे धोखा दिया है या फिर उसे कुछ हो गया है? मेरा दिल नहीं मान रहा है कि रवि मुझे धोखा दे सकता है। काकी माँ चुपचाप गुमसुम सी रहती हैं। तभी मेनका कहती है, काकी माँ तुम कुछ तो बोलो ना, क्यों नहीं बोल रही हो? तभी भाटिया सर मेनका की सभी बातें सुन लेते हैं और उसी वक्त प्रकाश झा के पास जाकर कहते हैं कि आप मेरी बेटी मेनका से शादी करेंगे। प्रकाश झा मेनका से शादी की बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है और शादी के लिए तैयार हो जाता है। फिर अगले ही हफ्ते का शुक्रवार के दिन प्रकाश और मेनका की शादी की तारीख भी तय हो जाती है। भाटिया सर अपने घर आकर मेनका को कहते हैं, बेटा रवि का इंतजार मत करो, रवि तुम्हें छोड़कर हमेशा के लिए चला गया है, वह हम सभी को धोखा देकर चला गया है। भाटिया को ये सभी बातें बोलते वक्त उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और मेनका से कहते हैं, बेटा मैंने तुम्हारी शादी प्रकाश झा के साथ तय कर दी है। अगले सप्ताह शुक्रवार को ही तुम्हारी शादी प्रकाश के साथ होने वाली है। अब ना मत कहना बेटा, तू मेरी बात का मान रख लेना। मेनका अपने पापा की आंखों में आंसू देखकर चुपचाप अपने सीने में रवि के लिए प्यार को चुप रहने देती है और मेनका कुछ भी नहीं बोल पाती है। मेनका की चुप्पी को भाटिया प्रकाश से शादी के लिए हाँ समझ लेते हैं और अगले शुक्रवार को मेनका और प्रकाश झा की शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। मेनका अपने ससुराल में सबका बहुत ही प्यार और सम्मान पाती है। उसका पति प्रकाश भी मेनका को बहुत प्यार करने लगता है। मेनका भी प्रकाश झा की बातें दिल से मानकर अपना रिश्ता सच्चाई के साथ निभाने लगी थी। इस तरह मेनका की जिंदगी में खुशियां आने लगी थीं। शादी के 1 महीने बाद ही मेनका प्रकाश को बताती है, प्रकाश मैं माँ बनने वाली हूँ। प्रकाश ये बातें सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है और मिठाई का डब्बा लेकर भाटिया सर के पास जाकर मिठाई खिलाते हुए कहता है, बधाई हो भाटिया सर, आप नाना बनने वाले हो। भाटिया सर मुस्कुराकर मिठाई खा लेते हैं और प्रकाश को भी मिठाई खिला देते हैं और मन ही मन सोचते हैं, चलो अच्छा हुआ, जो भी हुआ मेरी बेटी का घर बस गया। बेंगलुरु में रवि का इलाज होते होते पूरी तरह से ठीक हो गया था, पर सर में चोट लगने की वजह से उसकी याददाश्त चली गई थी। तो रवि को याददाश्त के बेहतर इलाज के लिए हॉस्पिटल में रखा गया था और हर रोज रवि की याददाश्त लाने के लिए डॉक्टर कुछ सवालों की भी पूछताछ करके रवि का इलाज करता। आज भी इसी तरह रवि को डॉक्टर के पास लाया गया और बैठा दिया गया चेकअप के लिए, पर उस वक्त डॉक्टर अपनी चेयर पर बैठकर पेपर पढ़ रहा था और पेपर के पिछले हिस्से पर प्रकाश झा की तस्वीर छपी हुई थी। आज की ताज़ा खबर, प्रकाश झा इस साल के भी बिजनेस के टॉप लेवल पर है। प्रकाश की फोटो देखते ही रवि को सभी बातें याद आने लगती हैं और रवि को सभी बातें याद आते आते चक्कर आकर नीचे जमीन पर गिर जाता है। डॉक्टर रवि को जल्दी से बेड पर सुलाता है और जैसे ही रवि होश में आता है सभी बातें कहने लगता है, मेरा एक्सीडेंट प्रकाश ने ही करवाया है, उसने मेरी वर्क फाइल को चुरा कर धोखे से लिया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। डॉक्टर रवि से पूछता है, रवि तुम क्या बहकी बातें कर रहे हो, होश में आओ रवि, होश में आओ। रवि बेड पर उठकर बैठ जाता है और कुछ देर के लिए शांत हो जाता है और फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर को अपने सभी आपबीती की बातें बता देता है और डॉक्टर से अब जाने के लिए परमिशन लेता है। डॉक्टर रवि को समझाते हुए कहते हैं, देखो रवि, इस एक्सीडेंट के बाद तुम्हारे शरीर में बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं, तो तुम्हें उस बदलाव का सामना करना होगा और हमेशा ही तुम्हें डॉक्टर के संपर्क में रहना होगा। मेरा कहने का मतलब है तुम्हें अपना खुद का चेकअप कराते रहना होगा। रवि डॉक्टर से कहता है, ठीक है, मैं कोलकाता में ही अपने दोस्त डॉक्टर रिया से अपना चेकअप करवाता रहूँगा। और डॉक्टर आप ये बताइए कि इस एक्सीडेंट में मेरे शरीर में क्या चेंज हुए हैं। डॉक्टर अभिषेक बताता है, अब तुम कभी भी बाप नहीं बन सकते। इस एक्सीडेंट के बाद तुम्हारे अंदरूनी पार्ट पर ज़्यादा चोट लगने की वजह से तुम बाप बनने की क्षमता खो चुके हो, तो तुम कभी भी बाप नहीं बन सकते। डॉक्टर की बात सुनते ही रवि को एकदम झटका सा लगता है और खुद को संभालते हुए मेनका को याद करने लगता है और मायूस होकर डॉक्टर से पूछता है, क्या अब मैं जा सकता हूँ?
डॉक्टर रवि से कहता है, हाँ हाँ तुम जा सकते हो, पर याद रखना तुम अपना चेकअप समय समय पर करवाते रहना। और डॉक्टर रवि को सारी रिपोर्ट्स देते हुए कहता है, देखो रवि, इन प्रिस्क्रिप्शन को संभाल कर रखना। जब डॉक्टर रिया तुम्हारा चेकअप करेंगी तो इसका जरूरत पड़ेगा। रवि अपना सभी रिपोर्ट डॉक्टर से लेते हुए बेंगलोर से कलकत्ता के लिए फ्लाइट पकड़कर निकल पड़ता है और अगले ही दिन भाटिया सर के ऑफिस पहुंचकर उनके केबिन में जाता है और भाटिया सर को देखते ही प्रणाम करता है। भाटिया सर रवि को देखकर चौंक जाते हैं। तुम अब क्यों आए हो? सब कुछ तो मेरा ऑफिस का लेकर चले गए, तुमने ऐसा क्यों किया? रवि क्यों धोखा दिया मुझे और मेनका को? रवि भाटिया सर से कहता है, मैंने क्या किया? मेरे साथ तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है। जो नहीं सोचा था वो हो गया और आप कहते हो कि मैंने धोखा दिया आपको। भाटिया सर रवि से पूछते हैं, तुम क्या कह रहे हो? खुलकर बताओ सभी बातों को। प्रकाश झा के बारे में रवि सभी बातें भाटिया सर को बता देता है। रवि की सभी बातें सुनते ही भाटिया सर भी जान जाते हैं, प्रकाश झा ने हमारी कंपनी के साथ बहुत ही बड़ा धोखा किया है। लेकिन अब प्रकाश झा भाटिया सर के दामाद रहता है तो भाटिया सर कुछ नहीं बोलते हैं और चुपचाप रहते हैं। भाटिया सर को चुप रहते देख रवि कहता है, क्या अभी भी आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? क्या अभी भी आपको लगता है कि मैंने ही आपकी कंपनी को धोखा दिया है? भाटिया सर रवि से कहते हैं, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे तो तुम पर आज भी उतना ही विश्वास है जितना कि पहले था, लेकिन अब बहुत कुछ बदल गया है। रवि चौंकता हुआ बोलता है, क्या बदल गया है सर? आप क्या कहना चाहते हो? मेरी बेटी मेनका की शादी प्रकाश झा के साथ हो चुकी है और वो माँ भी बनने वाली है। रवि को फिर से दिल के करीब बहुत ही बड़ा झटका सा लगता है। भाटिया सर की बात सुनते ही रवि एकदम से चुपचाप मौन हो जाता है और बिना कुछ बोले ही अपने घर पर आ जाता है। भाटिया सर अपनी बेटी को फोन करके रवि के बारे में सभी बातें बता देते हैं। मेनका रवि के आने की खबर सुनते ही बहुत ही खुश हो जाती है और मेनका को अपने पति पर बहुत ही गुस्सा आता है, पर कुछ कहती नहीं और चुपचाप अपने घर से निकलकर रवि के घर पर आती है और रवि के दरवाजे को नॉक करती है। रवि बेजान सा होकर अपना सुध खोए घर का दरवाजा खोलता है। रवि दरवाजे पर मेनका को देखता है और मेनका के पेट की तरफ देखता है। रवि बिना कुछ बोले ही मेनका के गले से लगकर रोने लग जाता है और कहने लग जाता है, मेनका इतनी भी क्या जल्दी थी जो तुमने मेरा इंतजार ना किया और उस दुष्ट प्रकाश से शादी कर ली? मेनका कुछ नहीं बोलती, बस रवि के सीने से चुपचाप लगी रहती है और रोती जाती है। मेनका को रोते देख रवि मेनका से कहता है, मेनका अच्छा कुछ नहीं कहूँगा, देखो तुम माँ बनने वाली हो और इस समय तुम्हें अपना पूरा ख्याल रखना है और ऐसी हालत में बिल्कुल भी रोते नहीं। चलो अब चुप हो जाओ, हम तुम्हें कुछ ना कहेंगे, तुम बस मेरी सबसे अच्छी दोस्त बनकर रहना। इसी दोस्ती के सहारे मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे बिना भी गुजार लूंगा। वादा करो मेनका, दोस्ती में कभी ना साथ छोड़ोगी। मेनका रोते हुए कहती है, कभी नहीं, मैं मरते दम तक अपनी दोस्ती तुम्हारे साथ निभाऊंगी। लेकिन तुम भी वादा करो रवि, तुम भी दोस्ती में साथ निभाओगे, कभी ना मुझे खुद से जुदा करोगे और मैं जो भी कहूँगी वैसा तुम करोगे। रवि मेनका के हाथों को अपने हाथों में लेकर कहता है, हाँ मैं वादा करता हूँ तुम्हारा साथ दूंगा, तुम जो भी बोलोगी मैं करूँगा। बोलो मेनका, मुझे क्या करना है? मैं तो तुम्हारे लिए जान भी दे दूँ, बस एक बार आवाज़ लगाकर देखो। मेनका रवि के होठों पर अपनी उंगलियां रखती हुई कहती है, ना रवि ऐसा ना बोलो, हमें तुम्हारी जान नहीं चाहिए रवि, मुझे तुम्हारा खोया हुआ मान सम्मान चाहिए। वह दाग जो तुम पर लगे हैं, जो मेरे ही पति प्रकाश ने तुम पर गद्दारी की है, उन सब का हिसाब लो रवि। खुद पर लगे बदनामी का दाग तुम हटाकर सब मिटा दो। मैं जानती हूँ ये सब तुम कर लोगे और बिजनेस में इतना नाम कमाओ कि मैं शान से कह पाऊंगी कि रवि सिर्फ मेरा दोस्त है। रवि मेनका के गालों पर अपने दोनों हाथ रखते हुए कहता है, मेनका मैं तुमसे वादा करता हूँ, बस कुछ ही महीनों के अंदर अपना खोया हुआ मान सम्मान सब हासिल कर लूँगा और बिजनेस के स्थान में भी टॉप पर रहूँगा। ये मेरा तुमसे सच्चा वाला वादा है। रवि अपने अतीत के यादों से बाहर निकलता है और खुद को यादों से उभरे जख्मों से संभालते हुए मेनका के बच्चे के नामकरण पार्टी में जाने के लिए तैयार होने लगता है। तभी रवि की सेक्रेटरी रोनिता खुराना आती है और रवि को तैयार होते देखकर पूछती है, सर आप कहीं जा रहे हो? शाम की मीटिंग कैंसिल कर दूं क्या? रवि मुस्कुराते हुए कहता है,
हाँ, मैं मेनका के बेटे के नामकरण की पार्टी में जा रहा हूँ। अब तुम भी चलने वाली हो मेरे साथ। अरे सर, तो पहले क्यों नहीं बताया? तो अब बता दिया ना। अब जाओ, रेडी होकर आ जाओ। तब तक मैं मेनका के बेटे के लिए गिफ्ट लेकर आता हूँ। रवि रोनिता के साथ मेनका के घर पार्टी में पहुँचता है। घर के हॉल में पार्टी की खूब धूमधाम मची थी। शाम खूब रंगीन रंग लिए, रंग बिरंगे फूलों से सजावट की हुई थी। पार्टी के माहौल को और भी शानदार बना रही थी। उसी हॉल में एक तरफ मेनका अपने बेटे को गोद में लेकर पूजा पर बैठी हुई थी और अग्नि हवन के समीप मेनका का बेटा के नामकरण की पूजा विधि हो रही थी। मेनका रवि को पार्टी में देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और इशारों में ही बैठने को कहती है। रवि रोनिता के साथ मेनका के करीब आकर दोनों एक चेयर पर बैठ जाते हैं और पूजा देखने लगते हैं। तभी पंडित जी मेनका से कहते हैं, बेटी कुछ दान दक्षिणा मेरे हाथों में रख दो और मैं मंत्र पढ़ता हुआ तुम्हारे बेटे का नामकरण कर दूं। रवि पंडित जी की बातें सुनते ही जल्दी से अपने वॉलेट से पूरे 5100 रुपए निकाल कर पंडित जी के हाथ में रख देता है। मेनका रवि को पैसे देते वक्त मन ही मन खुश हो जाती है और खुद से कहने लगती है, चलो जिसका हक था उसी ने रख दिया। पर ये सभी दृश्य प्रकाश भी देख रहा था। उसको ये सभी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं और पंडित जी के पास आने लगता है। तभी पंडित जी बच्चे के कानों में मंत्र कहते हुए पंडित जी अपना हाथ बच्चे के सर पर रखते हैं और कहते हैं, आज से ये कुमार कार्तिक के नाम से जाना जाएगा। जैसे ही पंडित जी बच्चे का नामकरण कर देते हैं, वैसे ही प्रकाश पंडित के पास पहुंचता है और कहने लगता है, ये क्या पंडित जी, आपने किसी और के हाथों से दक्षिणा क्यों ली? दक्षिणा देने का हक तो सिर्फ बाप को होता है और इस बच्चे का बाप मैं हूँ। तभी पंडित जी कहते हैं, बेटा कोई बात नहीं, तुम उतना ही पैसे इनको वापस कर दो। अब तुम समझ लेना कि मैंने ही दक्षिणा दिया है। प्रकाश रवि की तरफ गुस्से भरी नजरों से देखता है और उतने ही पैसे रवि को वापस करता है। रवि पैसे लेने से इनकार कर देता है और कहता है, मैं दक्षिणा में दिया हुआ पैसा कभी वापस नहीं लेता। अगर देने का इतना ही शौक है तो पंडित जी को दोबारा से दे दो। रवि की बातें सुनते ही प्रकाश और भी गुस्से में आ जाता है और वहां से चला जाता है। मेनका कुमार कार्तिक को रवि के हाथों में देती है और रवि से कहती है, रवि तुम इसे अपना आशीर्वाद और प्यार का एहसास कार्तिक को अपने सीने से लगाकर कर दो। रवि जल्दी से अपने हाथ मेनका की तरफ आगे बढ़ाकर कार्तिक को गोद में ले लेता है और कार्तिक को जैसे ही सीने से लगाता है, रवि को एक अनोखा प्यारा सा एहसास होता है और रवि कार्तिक का प्यारा सा मुखड़ा निहारने लगता है और मन ही मन सोचने लगता है, कार्तिक के सीने से लगाने से ये कैसा सुकून वाला एहसास मुझे हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कार्तिक मेरा ही अंश है। फिर अगले ही पल रवि के मन में ख्याल आता है, अरे ये मैं क्या सोच रहा हूँ, ये दो तरफा एहसास क्यों हो रहा है? कार्तिक तो प्रकाश का बेटा है, पर इसकी छुअन से अपनों का एहसास क्यों? और फिर रवि सोचने लगता है, कार्तिक में मेनका का भी तो अंश है, शायद इसलिए मुझे ऐसा एहसास हुआ हो। खैर जो भी हो, मैं तो अब अक्सर आता रहूंगा कार्तिक के साथ खेलने के लिए। रोनिता वहीं बैठी सब कुछ देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी, मेनका अपने बेटे को नामकरण के बाद सबसे पहले प्रकाश को गोद में क्यों नहीं दी और रवि को पहले क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं रवि ही इसका बाप है? अरे ये मैं क्या सोच रही हूँ? ऐसा भी तो हो सकता है रवि मेनका का सबसे अच्छा दोस्त है, इसलिए दिया हो। रवि रोनिता को टोकते हुए, हे रोनिता कहाँ खो गई हो? देखो तो कार्तिक कितना प्यारा लग रहा है, लो अपनी गोद में लो। रोनिता अपने गोद में कार्तिक को लेते हुए कहती है, सच में रवि कार्तिक बहुत ही प्यारा है, इसे कोई भी देखे तो बार बार देखता ही रह जाए। तभी कार्तिक रोनिता के गोद में रोने लगता है। कार्तिक को रोते देख रवि तुरंत ही रोनिता की गोद से कार्तिक को ले लेता है और अपनी गोद में रखकर चुप कराने लगता है और कार्तिक कुछ ही देर बाद चुप हो जाता है। कार्तिक को रवि की गोद में प्रकाश देखता है और प्रकाश को जरा भी अच्छा नहीं लगता कि रवि मेरे बेटे कार्तिक को अपनी गोद में रखे और बिना देर किए रवि के पास आता है और रवि की गोद से कार्तिक को अपनी गोद में ले लेता है। प्रकाश की गोद में कार्तिक आते ही जोर जोर से रोने लगता है। मेनका प्रकाश से कहती है, शायद इसे भूख लगी है, मुझे दीजिए, मैं कार्तिक को दूध पिला देती हूँ। मेनका अपनी गोद में लेकर कार्तिक को दूध पिलाने लगती है। कार्तिक दूध पीते पीते सो जाता है। फिर मेनका कार्तिक को पालने में रख देती है और सभी गेस्ट बारी बारी से आकर कार्तिक को देखते हैं
और अपना प्यार और आशीर्वाद कार्तिक को देते हैं। रवि वहीं पालने के पास खड़ा रहता है और कार्तिक को बस निहारता रहता है। रोनिता रवि से मजाक करते हुए कहती है, सर आप कार्तिक को इतना मत निहारिए, वरना शायद कहीं आपकी नज़र कार्तिक को ना लग जाए। रवि रोनिता से कहता है, हाँ रोनिता, शायद तुम ठीक कह रही हो, मुझे इस तरह से बार बार नहीं निहारना चाहिए। तो ठीक है, चलो अब चलते हैं पार्टी में से। रोनिता रवि से कहती है, हाँ चलिए, पर मेनका से तो बोल दीजिए हम अब जा रहे हैं। रवि रोनिता से कहता है, मेनका मुझे कहीं नहीं दिख रही, मैं कहाँ ढूंढूं? रोनिता रवि से कहती है, सर आप अपनी नज़र सामने तो कीजिए, मेनका वहीं सामने खड़ी है, पर आपकी नज़रें हैं कि कार्तिक पर से हटती नहीं, तो मेनका कैसे दिखेगी? रवि अपनी नज़रें सामने करते हुए मेनका को इशारे से कहता है, मेनका मैं जा रहा हूँ। रवि को मेनका से इशारों में बातें करते हुए प्रकाश की बहन सोनीजा देखती है, तो रवि को सोनी देखती ही रहती है और सोनी मन ही मन सोचती है, हाय क्या स्टाइल है इसके बात करने का, और देखो तो कितना स्मार्ट लग रहा है, पर है कौन? मुझे मेनका भाभी से पता करना होगा। और उसी वक्त सोनी मेनका के पास पहुंचती है और पूछती है, भाभी वो कौन है जो आपसे इशारों में बात कर रहा है? मेनका सोनी से बताती है, मेरा सबसे अच्छा दोस्त, चलो मैं तुम्हें रवि से मिलवाती हूँ। सोनी भी तैयार हो जाती है और कहने लगती है, हाँ हाँ भाभी चलो। मेनका सोनी के साथ रवि के पास पहुंचती है और रवि से कहती है, रवि इससे मिलो, मेरी ननद यानी कि प्रकाश की छोटी बहन सोनी है। सोनी अपना हाथ झट से रवि की तरफ आगे बढ़ाते हुए हाय बोलती है, पर रवि अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए नमस्ते कहता है। रवि को ऐसा करते देख सोनी तो रवि पर फिदा ही हो जाती है और रवि से बातें करना चाहती है, पर रवि इग्नोर करता है। रवि मेनका से कहता है, अब मैं चलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। रोनिता रवि को टोकते हुए कहती है, सर आप कुछ भूल रहे हो। रवि रोनिता से कहता है, पर क्या भूल रहा हूँ बताओ ना। ओफो सर, आप कितने भुलक्कड़ हो गए हो, एक स्मार्ट बिजनेसमैन को भूलने की बातें शोभा नहीं देती सर। रवि रोनिता की तरफ देखते हुए कहता है, अब बताओ भी क्या भूल रहा हूँ मैं? सर कार्तिक का गिफ्ट तो देके चलो, या फिर गिफ्ट को वापस लेकर चलना है। अरे हाँ, मैं भी कितना भुलक्कड़ हो गया हूँ। रवि अपने पॉकेट से एक गिफ्ट का बॉक्स निकालकर मेनका के हाथों में दे देता है और कहता है, इसे एक बार कार्तिक को जरूर पहना देना, मेरी दिली ख्वाहिश है कार्तिक इसे पहने। सोनी झट से बोलती है, तो देरी किस बात की है, मैं कार्तिक को लाती हूँ और आप पहना दो अपने हाथों से। सोनी तुरंत ही कार्तिक को अपनी गोद में ले आती है और रवि के करीब आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, अब पहनाओ रवि जी, देर किस बात की है, कार्तिक आपके सामने है। रवि गिफ्ट का पैक खोलकर उसमें से हीरे का ब्रेसलेट निकालकर कार्तिक के हाथों में पहना देता है। सोनी कार्तिक के हाथों में हीरे का ब्रेसलेट देखते ही कहती है, वाह रवि जी, कितना शानदार तोहफा दिया है आपने, और बहुत ही महंगी भी है। मेनका रवि से कहती है, इतना महंगा गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी? रवि मेनका से कहता है, क्यों मेनका, कार्तिक मेरा कुछ नहीं लगता, मुझ में कार्तिक का हक नहीं है। मेनका कुछ नहीं बोलती है, बस मुस्कुराकर रह जाती है। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ, अगर मन किया कार्तिक से मिलने का तो क्या मैं आ सकता हूँ कार्तिक से मिलने? सोनी झट से बोल पड़ती है, अरे हाँ हाँ रवि जी, क्यों नहीं, अपना ही घर समझें और जब भी मन करे मिलने का तो आ सकते हैं, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। सोनी को रवि से बातें करते देख प्रकाश गुस्सा हो जाता है, सोनी को आवाज लगाकर बुलाने लगता है, सोनी इधर मेरे पास आओ, मुझे तुमसे बातें करनी है। सोनी जैसे ही कार्तिक को लेकर जाने लगती है, रवि सोनी को कहता है, रुको सोनी। सोनी रुक जाती है। सोनी को लगता है शायद रवि मुझसे कुछ कहना चाहता है। रवि सोनी की तरफ आगे बढ़ते हुए कार्तिक के ललाट पर धीरे से प्यारा सा किस करता है और मेनका से कहता है, मेनका कार्तिक का ख्याल रखना। और इतना कहकर रवि और रोनिता कार्तिक की पार्टी से चले जाते हैं। रवि के जाते ही कार्तिक रोने लगता है और सोनी कार्तिक को मेनका को देकर अपने भैया प्रकाश के पास चली जाती है। प्रकाश जा सोनी से पूछते हैं, तुम रवि से क्यों बातें कर रही थी? तुम रवि को नहीं जानती, वो बिल्कुल अच्छा आदमी नहीं है, अब से तुम रवि से दूर ही रहना। सोनी अपनी भौं से कोड़ती हुई, पर भैया मुझे तो कोई खराबी नहीं लगी रवि में, और आप रवि को खराब क्यों कह रहे हो? आपको क्या खराबी लगी रवि में? प्रकाश गुस्से में बोलता है, क्योंकि रवि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है और मैं नहीं चाहता
मेरी बहन मेरे दुश्मन के साथ हंस हंस कर बातें करे। पर भैया, रवि तो मेनका भाभी की सबसे अच्छी दोस्त हैं और आप कह रहे हो रवि आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। हाँ, ये बात सही है कि रवि मेनका का दोस्त है, पर अच्छा ये सब छोड़ो और सुनो, मुझे अब इस बारे में ज़्यादा बातें नहीं करना। तो ध्यान रहे तुम रवि से दूर ही रहना। सोनी मन ही मन सोचती है, पता नहीं भैया को रवि में क्या खराबी दिखती है या उनकी तरक्की से जलते हैं, सो इस तरह की बातें कर रहे हैं। पर मैं तो रवि जी से बातें करूंगी, चाहे भैया को अच्छा लगे या ना लगे। पार्टी खत्म होते ही प्रकाश अपने कमरे में आराम करने के लिए जाता है। कमरे में पहले से ही मेनका और कार्तिक रहते हैं। प्रकाश कार्तिक के हाथ में हीरे का ब्रेसलेट देखकर चौंक जाता है और मेनका से पूछने लगता है, ये इतनी महंगी ब्रेसलेट कार्तिक के नाना ने दिया है क्या? मेनका धीरे आवाज में बोलते हुए कहती है, नहीं, कार्तिक के नाना जी आज नहीं आ पाए, वो अगले दिन आने वाले हैं और ये ब्रेसलेट रवि ने दिया है। क्या रवि ने खुद ही पहनाया कार्तिक को ये ब्रेसलेट? प्रकाश मेनका से गुस्से में पूछता है। मेनका हाँ कहती है, हाँ रवि ने ही खुद पहनाया ब्रेसलेट कार्तिक को। प्रकाश फिर से गुस्से में आकर कहता है, रवि ने इतना महंगा गिफ्ट क्यों दिया? क्या कारण है? सो इतना महंगा गिफ्ट दिया, कहीं तुम्हारा अपने पुराने आशिक रवि के साथ चक्कर तो नहीं चलने लगा? मेनका गुस्से में आकर प्रकाश पर चिल्लाती है और प्रकाश से कहती है, प्रकाश लगाम दो अपनी बोली पर, मैं कुछ नहीं बोल रही। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलो, बोलने से पहले जरा सोच समझ कर बोलो। और अभी को जैसा मन किया वैसा गिफ्ट दिया। गिफ्ट महंगा हो या सस्ता, इससे क्या फर्क पड़ता है, बस देने वाले की नीयत सही होनी चाहिए। प्रकाश भी मेनका पर चिल्लाता हुआ कहने लगता है, अब जो हुआ सो हुआ, अब से मेरे घर में रवि की बातें कभी नहीं होनी चाहिए। और अगर तुम्हें रवि की ज़्यादा याद सताए तो तुम बाहर जाकर मिल सकती हो, पर रवि को मेरे घर में मेरे सामने बुलाने की जरूरत नहीं। आइंदा से इस बात का ध्यान रहे। प्रकाश की बातों से मेनका का दिल भारी सा होकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पर मेनका अपने दिल पर पत्थर रखकर प्यार भरी आवाज में प्रकाश से कहती है, अच्छा ठीक है, अब से रवि की बातें तुम्हारे सामने कभी नहीं होंगी, इस बात का ध्यान रखूंगी। और कार्तिक को प्रकाश की तरफ बढ़ाते हुए प्रकाश से कहती है, सोना कार्तिक को अपनी गोद में ले लो। पर प्रकाश कार्तिक की तरफ देखता भी नहीं और कहने लगता है, मुझे नींद आ रही है, मैं थक चुका हूँ, मैं आराम करना चाहता हूँ। और इतना कहते ही बेड पर जाकर अपनी तरफ का लाइट ऑफ कर देता है और सोने की कोशिश करने लगता है। पर प्रकाश को नींद नहीं आती है और बार बार यही सोचता रहता है, मेनका को 7वें मंथ में ही डिलीवरी क्यों हो गई और हुई तो एकदम स्वस्थ क्यों? क्या शादी से पहले ही मेनका प्रेग्नेंट थी? क्या कार्तिक मेरा बेटा नहीं? ये सभी सवाल प्रकाश के दिमाग में बार बार आते रहते हैं और प्रकाश सारी रात सोता नहीं है। अगले सुबह होते ही प्रकाश बड़े ही प्यार से मेनका को कहता है, मेनका। अगली सुबह प्रकाश उठते ही मेनका से बड़ी प्यार भरी मीठी मधुर धुन में कहता है, गुड मॉर्निंग मेनका। मेनका भी प्रकाश की तरफ देखते हुए, गुड मॉर्निंग सोना। प्रकाश मेनका को बाहों में भरते हुए, मेनका सॉरी। अब सॉरी क्यों बोल रहे हो? कल रात के लिए, रात में तुमसे अच्छे से बात नहीं किया ना, इसलिए फिर से सॉरी। वो क्या है मेनका, जब मैं रवि को देखता हूँ या रवि का नाम सुनता हूँ तो मुझे गुस्सा आ जाता है और फिर गुस्से में मैं क्या बोलता हूँ इसका ख्याल मुझे भी नहीं रहता। तो उस बात के लिए भी सॉरी। अब किस बात के लिए सॉरी बोल रहे हो? मैं तुमसे कल बोला था ना कि रवि को घर पर नहीं बुलाना, तो तुम बुला सकती हो, पर तुम्हें तो पसंद नहीं रवि का आना जाना तुम्हारे इस घर में, तो इस तरह से क्यों बोल रहे हो? रवि को बुलाने के लिए मेनका, मैं तुम्हारी खुशी के लिए सब सहन कर लूँगा, मैं तुम्हारे लिए अपने दुश्मन का चेहरा भी देख लूँगा, लेकिन तुम मुस्कुराती रहो, हंसती रहो, मेरी वजह से दुखी ना रहो, इसलिए बोला कि तुम रवि को बुला सकती हो। मेनका प्रकाश को थैंक्स कहते हुए, अच्छा ठीक है, अब चलो नीचे हॉल में नाश्ता करते हैं, नाश्ता कर लो वरना ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। मेनका के नीचे हॉल में चले जाने के बाद प्रकाश खुद के साथ ही बातें करने लगता है, चलो अच्छा है, अगर रवि फिर से मेरे घर आने जाने लगा तो मुझे मेरे सवालों का जवाब जल्दी ही मिल जाएगा और ये पता भी चल जाएगा कार्तिक मेरा बेटा है या रवि का। प्रकाश नीचे हॉल में नाश्ता करने के लिए आता है और अपनी फैमिली के साथ हंसते हुए बातें करके नाश्ता करने लगता है। घर में प्रकाश के बर्ताव से सभी बहुत ही खुशी खुशी रहने लगते हैं। कुछ महीने बीतने पर प्रकाश
अपने घर पर एक पार्टी रखता है। उस पार्टी में सभी गेस्ट को बुलाया जाता है। प्रकाश मेनका से कहता है, मेनका तुम चाहो तो रवि को पार्टी में बुला सकती हो। ठीक है, मैं रवि को कॉल करके पार्टी में आने के लिए निमंत्रण दे दूंगी। मेनका रवि के पास कॉल करती है और रवि के मोबाइल फोन पर मेनका का कॉल आता है। उस वक्त रवि किसी मीटिंग में एंगेज रहता है और एंगेज होने की वजह से कॉल रिसीव नहीं करता है। कॉल रिसीव ना होने पर मेनका सोचती है शायद रवि किसी काम में बिजी होगा तभी कॉल रिसीव नहीं किया, वरना मेरा नंबर देखकर रवि कभी भी इग्नोर नहीं करता है। और मेनका अपने कामों में बिजी हो जाती है। मीटिंग खत्म होते ही रवि तुरंत हड़बड़ाया सा मेनका को कॉल करने लगता है। मेनका के मोबाइल पर रवि का कॉल आने लगता है। मेनका झट से रवि का कॉल रिसीव कर लेती है। हेलो रवि, कैसे हो? हाँ ठीक हूँ। मेनका तुम कैसी हो? और कार्तिक कैसा है? हाँ मैं भी ठीक हूँ और कार्तिक भी ठीक है। रवि अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहता है, चलो बहुत ही अच्छी बात है, तुम और कार्तिक दोनों ही ठीक हो। अच्छा ये बताओ, आज इतने दिनों के बाद मुझे कैसे याद किया? हाँ आज घर में पार्टी है तो तुम्हें निमंत्रण देने के लिए कॉल किया। अच्छा पार्टी है पर मैं नहीं आ सकता हूँ। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ पर अभी कलकत्ता में नहीं हूँ। अगले पूरे 6 माह तक मुझे बेंगलोर में ही रहना है बिजनेस की काम की वजह से। अच्छा ये बताओ, अब तो कार्तिक बड़ा हो गया होगा, कैसा दिखता है कार्तिक? हाँ पूरे 5 महीने का हो चुका है और हाँ ही हूँ यही सब बोलता है और बहुत ही प्यारा, बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है कार्तिक। अच्छा मेरी तरह दिखता है? मेरा तो मन बहुत ही उतावला हो रहा है, जी करता है अभी ही भागकर चला आऊं कार्तिक को देखने। मैं जैसे ही कलकत्ता आऊँगा तो सबसे पहले कार्तिक से ही मिलने आऊँगा, तब तक इंतज़ार करता हूँ कार्तिक से मिलने के लिए। अच्छा सुनो मेनका, कार्तिक की कुछ तस्वीर व्हाट्सएप पर भेज देना, मुझे उसको देखना है, बड़ा ही मन हो रहा है अभी कार्तिक को देखूं। ठीक है भेज दूंगी, अब फ़ोन रखती हूँ, अपना ख्याल रखना रवि। हाँ ठीक है, तुम भी अपना और कार्तिक का ख्याल रखना। अब बाय। प्रकाश पार्टी के लिए तैयार होकर नीचे हॉल में पार्टी के लिए आ जाता है। सभी गेस्ट आते हैं और प्रकाश से हैंडशेक करते हुए पार्टी का एंजॉय लेते हैं, पर प्रकाश की नज़र बार बार हॉल के दरवाजे की तरफ रहती है और पार्टी की भीड़ में भी रवि को ढूंढने की कोशिश करता है, पर प्रकाश को रवि अभी तक पार्टी में नज़र नहीं आता है। प्रकाश मेनका के पास जाकर पूछता है, मेनका क्या तुमने रवि को निमंत्रण नहीं दिया पार्टी के लिए? ओफो सॉरी, मैं तो आपको बताना ही भूल गई। क्या बताना भूल गई? प्रकाश मेनका से पूछता है, यही कि रवि पार्टी में नहीं आने वाला है, वो बेंगलोर में है और अगले 6 माह तक बेंगलोर ही रहने वाला है। मेनका की बातें सुनते ही प्रकाश अंदर ही अंदर गुस्सा आने लगता है और पार्टी छोड़कर अपने कमरे में आ जाता है। प्रकाश खुद से ही बातें करने लगता है, सारा किया कराया पानी में मिल गया, ये पार्टी जिसके लिए रखी थी वो ही नहीं आया। अब खैर कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, अब तो बस 6 माह तक इंतजार ही करना होगा। 6 माह के बाद कार्तिक अपना पहला कदम बढ़ाते हुए मेनका के पास आता है और तोतली आवाज में मेनका को मामा पुकारने लगता है। कार्तिक का पहली बार चलना देखकर मेनका बहुत खुश हो जाती है और मेनका कार्तिक की वीडियो क्लिप बनाकर रवि के पास व्हाट्सएप पर भेज देती है। प्रकाश अपने कमरे में तैयार होता है किसी खास मीटिंग में जाने के लिए और तैयार होकर जल्दी जल्दी सीढ़ियों से उतरकर नीचे हॉल में आता है। मेनका कार्तिक को देखते ही आवाज़ लगाती है, सुनो सोना, जरा देखो ना इधर, कार्तिक कितना सुंदर से चलने लगा है। पर प्रकाश कार्तिक की तरफ देखता भी नहीं और बिना कुछ मेनका से बोले ही ऑफिस के लिए निकल जाता है। रवि अपने व्हाट्सएप पर कार्तिक की वीडियो क्लिप देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और बेंगलोर से कार्तिक के लिए बहुत सारे खिलौने और अच्छे अच्छे कपड़े कार्तिक के लिए खरीदता है और अगले दिन के फ्लाइट से कलकत्ता आने के लिए अपने सामान की पैकिंग करने लगता है। प्रकाश की मीटिंग खत्म होते ही अपने घर पर जाता है और अपने कमरे में जाकर सूटकेस में अपने कपड़े व कुछ जरूरी फाइल को रखकर पैकिंग कर लेता है। इतने में मेनका भी कमरे में पहुंच जाती है। प्रकाश को पैकिंग करते देख पूछती है, सोना आप कहीं जा रहे हो क्या? हाँ जा रहा हूँ।
और वो भी पूरे 8 महीने के लिए। पर कहाँ जा रहे हो और इतने दिनों के लिए क्यों जा रहे हो? मुझे ऑफिस के काम से दुबई जाना है और अभी ही निकलना है, वरना फ्लाइट मिस हो जाएगी। प्रकाश उसी वक्त दुबई के लिए निकल जाता है। अगले दिन ही रवि बेंगलोर से आते ही सीधा मेनका के घर पर ही आता है और कार्तिक को आवाज लगाने लगता है, कार्तिक कार्तिक देखो तो कौन आया है तुमसे मिलने। मेनका रवि की आवाज सुनते ही कार्तिक को गोद में लिए सीढ़ियों से उतरकर नीचे हॉल में आ जाती है। मेनका रवि की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बोलती है, तुम आ गए रवि, तुम कैसे हो रवि? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? और कार्तिक को मुझे दो, मैं अपने कार्तिक लाडले को अपनी गोद में रखना चाहता हूँ। रवि कार्तिक को गोद में रखते ही बड़ा सुकून वाला एहसास पाता है और उसके लिए आया हुआ खिलौना अपना लगेज बैग खोलकर कार्तिक को देने लगता है। कार्तिक भी खिलौने को पाकर खूब प्यारी सी मुस्कान में हंसने लगता है और तोतली भरी आवाज में पापा पापा रवि को बुलाने लगता है। रवि कार्तिक से तोतली आवाज पापा सुनते ही उसे अपने सीने से लगा लेता है और कार्तिक के संग खेलने लगता है। सोनी रवि को देखते ही रवि के पास आ जाती है। अरे वाह रवि जी, आज इतने दिनों के बाद आए और इतने सारे खिलौने और सुंदर सुंदर कपड़े भी, सभी कार्तिक के लिए हैं? हाँ, सभी खिलौने और कपड़े कार्तिक के लिए हैं। मेनका रवि से कहती है, तुम सफ़र से आए हो, पहले फ्रेश हो जाओ, फिर कुछ खा लो, उसके बाद कार्तिक के साथ खेलते रहना। हाँ हाँ रवि जी, भाभी बिल्कुल सही बोल रही हैं, आइए आपको गेस्ट रूम में ले चलती हूँ। सोनी रवि को लेकर गेस्ट रूम में छोड़कर आ जाती है और ये भी कहती हुई जाती है कि किसी भी सामान की जरूरत पड़े तो हमें बताइएगा, आपकी सेवा में हाजिर रहूंगी। रवि नो थैंक्स कहते हुए बोलता है, नहीं इतना ही काफ़ी है, अब आप जा सकती हैं। रवि फ्रेश होकर कमरे से बाहर आता है और मेनका रवि को खाने के लिए टेबल पर बुलाती है। रवि खाना खाते वक्त मेनका से उसकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में पूछता है। मेनका सब ठीक ठाक से तुम्हारे जीवन में चल रहा है ना? मेनका अपनी नज़रें झुकाते हुए, हाँ सब ठीक है। वैसे तुम कब शादी करने वाले हो? कब तक अकेले रहोगे? अब अपना भी घर बसा लो। नहीं मेनका, मैं अकेला कहाँ हूँ, तुम्हारी यादें हमारे साथ हैं मेनका। जिंदगी जीने के लिए तुम्हारी यादें ही काफ़ी हैं। और अब तो कार्तिक भी है, जब नहीं मन लगेगा तो कार्तिक से मिलने आ जाया करूँगा। मेनका रवि से पूछती है, कुछ और चाहिए रवि खाने में? नहीं, अब बहुत खा चुका, और कुछ नहीं, बस चाहिए तो तुम्हारा ऐसे ही साथ चाहिए। हम सफ़र बनकर ना सही, पर एक सच्चा दोस्त बनकर। अगर तुम्हारी शादीशुदा जीवन में प्रॉब्लम ना हो तो। रवि की बातें सुनकर मेनका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रवि मेनका की आंखों में आंसू देखकर अपने हाथ की उंगलियों से आंसू पोंछता है और कहता है, नहीं मेनका, ये आंसू तुम पे अच्छे नहीं लगते, तुम मुस्कुराती हुई अच्छी लगती हो, हमेशा मुस्कुराती रहो। और अगर किसी भी बात की तकलीफ़ हो तो मुझे ज़रूर बताना, मैं किसी भी वक्त तुम्हारी सहायता के लिए आ जाऊंगा। और रवि मेनका से जाने की परमिशन लेता है। अच्छा मेनका, तो अब मैं चलता हूँ। एक बात और, क्या मैं कार्तिक को अपने साथ कल बाहर घुमाने ले जा सकता हूँ? अगर तुम्हारी सहमति मिली तो। नहीं वरना। सोनी रवि की बातें सुनते ही झट से बोल पड़ती है, अरे हाँ क्यों नहीं, अवश्य ले जा सकते हो। वैसे कितने बजे कल आप आ रहे हो? कल शाम को 4 बजे तक आ जाऊंगा। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। रवि के जाने के बाद मेनका अपने कमरे में चली जाती है और प्रकाश को कॉल करती है। प्रकाश के मोबाइल फ़ोन पर रिंग होता है, लेकिन प्रकाश कॉल रिसीव नहीं करता है। सोनी कल के इंतजार में बेताब हुए जाती है। मन ही मन सोचती है, कल रवि जी के साथ खूब बातें करूंगी और अपने दिल का हाल भी बता दूंगी। मेरे दिल में उनके लिए प्यार वाला एहसास है, कार्तिक के बहाने से ही सही, पर रवि जी के साथ मैं घूमने का बस मौका नहीं जाने देना है। अगले दिन शाम 4 बजे सोनी सज धज कर तैयार होने लगती है। सोनी को तैयार होते देख मेनका कहती है, सोनी एक छोटा सा बिंदी अपने माथे पर लगा लो, रवि जी को अच्छा लगेगा। सोनी खुशी से उछलती हुई, सच्ची में भाभी, रवि जी को बिंदी बहुत पसंद है। और क्या पसंद है रवि जी को? सोनी, तुमने रवि को बताया है उनके साथ घूमने जा रही हो? मेनका सोनी से पूछती है, नहीं भाभी, रवि जी को तो नहीं पता, पर कार्तिक अकेला कैसे जाएगा रवि जी के साथ?
कार्तिक की देखभाल के लिए तो कोई होना चाहिए ना। अच्छा ठीक है सोनी, मैं रवि को बता दूंगी तुम कार्तिक के साथ जा रही हो। रवि अपनी गाड़ी लिए मेनका के घर पर आ जाता है और कार्तिक को गोद में लिए सोनी रवि के पास आती है और मेनका वहीं थोड़ी दूर खड़ी रहती है। मेनका को रवि देख इशारों में ही पूछता है, क्या तुम नहीं चल रही हो? मेनका इशारों में कहती है, नहीं, साथ में सोनी जा रही है, तो तुम दोनों का ख्याल रखना। रवि, कार्तिक, सोनी गाड़ी में बैठकर घूमने के लिए निकल जाते हैं और रवि सबसे पहले दोनों को सुपरमार्केट में ले जाता है और सोनी को रवि कहता है, तुम्हें जो भी लेना है ले लो, तब तक मैं यहाँ टॉय प्लेस में टॉय से कार्तिक के साथ खेलता हूँ। पर सोनी भी झट से बोल पड़ती है, नहीं, मुझे भी खेलना है, मैं भी आती हूँ आपके साथ। रवि कार्तिक के साथ खेलने लगता है और सोनी अलग बैठकर दोनों को खेलते हुए देखने लगती है। कब 2 घंटे बीत जाते हैं रवि को पता भी नहीं चलता। रवि सोनी और कार्तिक को गाड़ी में बिठाए ड्राइव करने लगता है। मेनका घर के बाहर ही तीनों का इंतजार कर रही थी। तभी रवि अपनी गाड़ी रोकता है और गाड़ी में से सोनी कार्तिक को गोद में लिए उतर जाती है और रवि अपने घर चला जाता है। प्रकाश दुबई में सारा दिन ऑफिस का काम करता है और शाम होते होते दुबई के होटलों में हसीन हसीन खूबसूरत हसीनाओं के साथ अपना शाम रंगीन करता रहता है। और प्रकाश दुबई आकर तो मेनका और कार्तिक को भूल ही जाता है। नहीं मेनका को कॉल करता है, न ही मेनका के कॉल को रिसीव करता है, बस अपनी दुनिया में मशगूल रहता है। मेनका समझ नहीं पाती है प्रकाश मुझसे बातें करना क्यों नहीं चाहता है, या फिर कुछ और ही बात है। और इस तरह मेनका के हर दिन इंतजार में गुजरने लगा कि प्रकाश आज कॉल करेगा, आज कॉल करेगा, पर कॉल नहीं आता। रवि भी कभी कभी कार्तिक से मिलने आ जाया करता था और कार्तिक रवि के साथ काफ़ी घुल मिल गया था। अब कार्तिक रवि के साथ अकेले भी घूमने चला जाता था। 8 महीने कब बीत गए, समय का पता ही नहीं चला। अब प्रकाश दुबई से कलकत्ता आ गया था, पर उसका मेनका और कार्तिक के प्रति हाव भाव सही नहीं थे। प्रकाश के दुबई से आ जाने पर उस रात को मेनका प्रकाश के मनपसंद का खाना बनाती है और खाना लेकर कमरे में ही आ जाती है। प्रकाश कमरे में कॉल पर किसी के साथ बिजी था। मेनका प्रकाश को कॉल पर बिजी देख सोचती है, जब तक ये प्रकाश की बातें खत्म हो जाएंगी तब तक मैं कार्तिक को सोनी के पास से ले आती हूँ। और मेनका सोनी के पास से कार्तिक को लेकर अपने कमरे में आ जाती है और कार्तिक को बेड पर सुला देती है। प्रकाश अभी भी कॉल पर किसी के साथ बिजी था। मेनका प्रकाश को पीछे से अपनी दोनों बाहों को फैलाकर अपनी बाहों में कस लेती है और प्रकाश से कहती है, अब बातें कल भी कर लेना, इतने दिनों के बाद आए हो, क्या मुझसे बातें नहीं करनी? आज मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है, चलो आज साथ में खाना खाते हैं। प्रकाश मेनका पर गुस्साता हुआ, ओफो मेनका, तुम्हें दिखाई नहीं देता, मैं जरूरी बात कर रहा हूँ, बात खत्म होने पर ही खाना खाऊंगा, तुम्हें भूख लगी है तो खाना खा लो। मेनका मायूस होकर, नहीं, मैं आपका इंतजार कर लूंगी, आप बात कर लीजिए। इतना कहकर मेनका बेड पर आ जाती है और अपनी हंसती खेलती जिंदगी को अंधेरे की तरफ जाती हुई देखती है। मन ही मन सोचने लगती है, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है प्रकाश अब मेरी बातों को इग्नोर करता है। और मेनका यही सब बातें सोचते सोचते सो जाती है। रात के पूरे 12 बज चुके थे। कार्तिक रोता हुआ उठता है। कार्तिक के रोने पर मेनका की आंखें खुल जाती हैं और देखती है प्रकाश भी सो चुका है। और मेनका मन ही मन सोचने लगती है, प्रकाश बिना खाना खाए ही सो गए। मेनका जल्दी जल्दी कार्तिक को ममता भरी लोरी गाकर सुलाने लग जाती है और थोड़ी ही देर बाद कार्तिक सो जाता है। मेनका प्रकाश को धीरे धीरे आवाज में उठाने लगती है, प्रकाश उठो, उठो, बिना खाना खाए ही सो गए, उठो खाना खा लेते हैं। प्रकाश मेनका से कहता है, नहीं, तुम्हें खाना खाना है तो खा लो, पर मुझे अब नहीं खाना है, और प्लीज मुझे तंग ना करो, सोने दो। मेनका को भूख लगी थी, पर रात ज्यादा होने से उसका मन नहीं किया अकेले खाने का। मेनका प्रकाश से बातें करना चाहती थी, पर कुछ बोली नहीं। मेनका प्रकाश के करीब आकर उसकी तरफ मुड़कर अपना एक हाथ प्रकाश के सीने पर रखकर सोना चाहती थी। तभी प्रकाश मेनका से कहता है, तुम्हें कहा था ना मैंने, मुझे तंग ना करो, फिर ये क्या है, या तुम्हें कुछ चाहिए मुझसे? प्रकाश इतना बोलते ही मेनका के ऊपर चढ़ जाता है और मेनका को किस करने लगता है। फिर काम वासना में लिप्त होकर मेनका के साथ
अपने बदन की गर्मी को शांत करने लगता है। जैसे ही प्रकाश अपनी काम वासना से तृप्त हो जाता है, वैसे ही मेनका को बोलता है, जो तुम्हें चाहिए था मैंने वो पूरा कर दिया, अब तुम खुश होगी। प्रकाश मेनका से ये सभी बातें कहते ही तुरंत नींद के आगोश में चला जाता है। पर मेनका सोचती रह जाती है, ये मेरे साथ क्या हो गया? मैंने तो सोचा भी नहीं वैसा कुछ करने के लिए, बस प्यार भरी बातें करना चाहती थी और साथ में खाना खाना चाहती थी, पर प्रकाश मेरे साथ ऐसा करेगा। प्रकाश ने मेरे प्यार को हवस समझा और सारी रात मेनका प्रकाश के व्यवहार पर मन ही मन खुद को कसूरवार ठहराने लगी और सोचने लगी, ना मैं प्रकाश को प्यार करती और ना ये सब होता। अगली सुबह प्रकाश अपनी बहन सोनी के पास जाता है और सोनी के साथ बड़े ही प्यार से बातें करने लगता है। बातें करते करते प्रकाश सोनी से पूछता है, सोनी यहाँ मेरे जाने के बाद रवि आता है क्या मेनका से मिलने? हाँ भैया, रवि जी कभी कभी आते हैं, पर रवि मेनका भाभी से मिलने नहीं, कार्तिक से मिलने के लिए। और तो और, जब बेंगलोर से रवि जी यहाँ आए थे तो कार्तिक के लिए बहुत सारे खिलौने और अच्छे अच्छे कपड़े भी लाए थे। पर भैया आप ये सब क्यों पूछ रहे हो? आपको तो रवि जी पसंद नहीं, उनके बारे में बातें करना भी पसंद नहीं। कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया। और तू रवि को रवि जी क्यों बुला रही है? दूर रहा करो रवि से, वो तुम्हारे लायक नहीं। पर भैया मैं रवि को पसंद करती हूँ, वो बहुत ही अच्छे हैं। सोचो भैया, जब वो दोस्त के बेटे को इतना प्यार करते हैं, जब खुद का होगा तो कितना करेंगे। और आपने तो अभी तक अपने बेटे के लिए एक भी खिलौना नहीं लाया और न ही कार्तिक के साथ आप खेलते हो। प्रकाश सोनी पर गुस्साते हुए, चुप कर सोनी, आजकल तेरी बहुत जवान चलती है, कम बोला कर और जा भाभी को बोल नाश्ता तैयार करे, मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ। सोनी झटके कदमों से प्रकाश के समीप से दूर हो जाती है और मेनका से कहती है, भाभी जब से भैया दुबई से आए हैं बदले बदले से लगते हैं, बस गुस्सा करने की आदत हो गई है। आप भैया के लिए नाश्ता लगा दो, वो फ्रेश होकर आ रहे हैं। मेनका सोनी की बात सुनते ही उसे रात वाली बातें याद आ जाती हैं। थोड़ी मायूस होकर सोनी से कहती है, अच्छा ठीक है, मैं नाश्ता लगा देती हूँ। और सोनी तुम फिक्र ना करो, प्रकाश का गुस्सा उतरते ही खुद ही अच्छे से बात करेंगे। हाँ भाभी, शायद ऐसा ही हो तभी अच्छा होगा। मेनका टेबल पर नाश्ता लगाकर प्रकाश का इंतजार करती है। प्रकाश अपने कमरे से तैयार होकर नीचे हॉल में आता है और नाश्ते के लिए चेयर पर बैठ जाता है और नाश्ता करने लगता है। मेनका धीरे ही शब्दों में प्रकाश से पूछती है, कार्तिक का दूसरा जन्मदिन अगले सोमवार को है, क्या हम छोटी सी पार्टी रख सकते हैं? प्रकाश पार्टी की बात सुनते ही खुश हो जाता है। अरे पार्टी, हाँ हाँ रखो। और छोटा सा क्यों, बड़ा पार्टी होना चाहिए। कार्तिक प्रकाश झा का बेटा है, एकदम बड़ी वाली पार्टी होनी चाहिए। और सबको बुलाओ पार्टी में, तुम अपने दोस्त रवि को भी बुलाना पार्टी में। मेनका प्रकाश की बातें सुनते ही सोचने लगती है, प्रकाश पार्टी के नाम पर इतना खुश क्यों हो गया? क्या चलता रहता है इसके दिमाग में? जो भी हो, कम से कम अच्छे से बात तो किया। प्रकाश अपना नाश्ता खत्म करके हाथ धोकर मेनका के पास आता है और मेनका के दुपट्टे से अपना हाथ साफ करता है और मेनका को अपनी बाहों में भरकर एक प्यारा सा चुंबन मेनका के गालों पर करके ऑफिस के लिए निकल जाता है। मेनका प्रकाश के इतना प्यारा सा व्यवहार देखकर हैरान सी हो जाती है और मन ही मन में सोचने लगती है, इसको क्या हो गया? गिरगिट की तरह अपना रंग क्यों बदल रहा है? कल रात तो इसके बदन से बस हवस की बू आ रही थी और आज इतना प्यार क्यों बरसने लगा? इतने में सोनी मेनका को आवाज लगाती है, भाभी भाभी कहाँ खो गई हो? कब से आवाज दे रही हूँ। सोनी की पुकार मेनका सुनते ही अपनी सोच के ख्यालों से बाहर निकलती है। हाँ तुम बोलो, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वो कार्तिक का जन्मदिन आ रहा है ना, तो वही सोच रही थी। अच्छा भाभी, वो सब बाद में सोच लेना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मेरा मतलब है कि रवि जी के बारे में कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, क्या पूछना चाहती हो? भाभी मैं रवि जी को बहुत ही पसंद करती हूँ, ये बात तो आप भी जानती हो, पर मैं आज रवि जी को प्रपोज करना चाहती हूँ, तो क्या मेरा प्रपोज करना सही रहेगा? आई मीन आप भैया को तो जानती ही हो, इस फैसले से भैया खुश रहेंगे? नहीं सोनी, तुम्हारे भैया इस बात से कभी खुश नहीं होंगे, वो तुम्हारी शादी रवि से कभी नहीं होने देंगे। प्रकाश तो रवि से बहुत ही नफरत करता है, तुम्हारे और रवि की शादी के लिए प्रकाश कभी नहीं मानेंगे। अगर तुम अपने भैया के खिलाफ जाकर शादी करना चाहती हो तो प्रपोज कर सकती हो,
आगे तुम्हारी मर्जी। भाभी, क्या मेरे और रवि जी की शादी की बात के लिए आप भैया को नहीं मना सकती हो? नहीं सोनी, मेरी बातों का प्रकाश पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। वैसे तुम कार्तिक के जन्मदिन तक इंतजार कर लो, रवि पार्टी में आएगा ही। तब तुम पहले उसके दिल की बात जान लेना, वो क्या चाहता है, उसके बाद ही प्रपोज करना। हाँ भाभी, आप सही बोल रही हो, मुझे सही वक्त का इंतजार करना चाहिए, जल्दबाजी में काम बिगड़ भी सकता है। वैसे भाभी, कार्तिक के जन्मदिन की तैयारी मुझे करने दीजिए, मैं बहुत ही अच्छे से करूँगी। मेनका सोनी के सर पर हाथ रखती हुई कहती है, हाँ क्यों नहीं, तुम ही करो और बाकी के काम मैं कर लूँगी। मेनका और सोनी कार्तिक के जन्मदिन की पार्टी की तैयारी करने लगती हैं। प्रकाश भी पार्टी के लिए सबसे अच्छी क्वालिटी का वोडका का ऑर्डर कर देता है। सभी गेस्ट को इनविटेशन दिया जाता है। रवि को तो स्पेशल सोनी इनवाइट करती है। कार्तिक को मेनका पार्टी के लिए राजकुमार की तरह तैयार कर देती है। प्रकाश कार्तिक को अपनी गोद में लेकर नीचे हॉल में पार्टी के लिए आता है। मेनका नीले रंग की साड़ी पहनकर तैयार हो चुकी थी। सोनी भी हल्की गुलाबी गाउन पहनकर बेहद खूबसूरत लग रही थी। सभी पार्टी में आए हुए गेस्ट कोई हार्ड ड्रिंक्स वोडका तो कोई सॉफ्ट ड्रिंक से पार्टी का एंजॉय ले रहे थे। एक बहुत बड़ी गिफ्ट पैक के साथ रवि कार्तिक की पार्टी में आता है। कार्तिक उस वक्त अपने पापा प्रकाश के गोद में रहता है। रवि को अपनी तरफ आते देख कार्तिक प्रकाश की गोद में से उतरकर दौड़ता हुआ रवि के पास चला जाता है। रवि कार्तिक को गोद में उठाकर अपने सीने से लगा लेता है और जन्मदिन की बधाइयाँ कार्तिक की बलैयाँ लेते हुए देता है और कार्तिक को केक के पास लाया जाता है। मेनका अपने हाथों से पकड़कर कार्तिक से केक कटवाती है। फिर सभी को केक दिया जाता है खाने के लिए। सभी कार्तिक की बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। प्रकाश रवि के लिए ड्रिंक लाता है और कहता है, लो मेरे बेटे के जन्मदिन पर मेरे हाथों से खास पैक बनाए हुए एक जाम हो जाए। रवि प्रकाश के साथ चीयर्स करता हुआ एक जाम पी लेता है। जाम पीते ही रवि को चक्कर सा आने लगता है। प्रकाश कहता है, हे रवि, आर यू ओके? यस आई ओके। अच्छा तुम यहाँ चेयर पर बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए नींबू पानी लाता हूँ। प्रकाश रवि के लिए नींबू पानी लाकर उसके हाथों में थमा देता है और पीने को कहता है, रवि तुम पी लो, अच्छा महसूस करोगे। तब तक मैं तुम्हारे सर में ठंडे तेल लगा देता हूँ। नहीं इसकी जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। पर प्रकाश नहीं मानता और रवि के सर में अपनी उंगलियां घुमाने लगता है। कुछ ही देर में रवि को अच्छा महसूस होने लगता है। अब मैं ठीक हूँ, ओके तब मैं दूसरे गेस्ट के पास जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। रवि उसी वक्त सोचने लगता है, आज प्रकाश का व्यवहार बदला बदला सा क्यों लगा, या फिर उसकी कोई चाल है। पर जो भी हो मुझे पता करना होगा, आखिर प्रकाश के दिमाग में क्या चल रहा है। मेनका रवि के पास आती है। रवि तुम यहाँ चेयर पर अकेले क्यों बैठे हो, वहाँ चलो कार्तिक के पास। हाँ चलो चलता हूँ। रवि कार्तिक के साथ पार्टी में खेलने लगता है। पार्टी में सभी रहते हैं पर प्रकाश नहीं। मेनका पार्टी में प्रकाश को ढूंढती है पर दिखाई नहीं देता। मेनका प्रकाश को तुरंत ही कॉल करती है पर प्रकाश मेनका का कॉल कट कर देता है। पार्टी खत्म हो जाती है। सभी गेस्ट अपने अपने घर चले जाते हैं। रवि भी जाने की परमिशन मांगता है पर सोनी थोड़ी देर और रुकने को कहती है, पर रवि रुकने से इनकार कर देता है और कहता है, मेरा सर भारी भारी सा लग रहा है तो मैं अब चलता हूँ। रवि भी अपने घर चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद प्रकाश अपनी गाड़ी से आता है। मेनका प्रकाश को गाड़ी से आते देख पूछती है, तुम कहाँ चले गए थे पार्टी छोड़कर? प्रकाश हंसता हुआ मेनका से कहता है, क्यों, बताना जरूरी है? तुम महारानी हो, जो सब कुछ तुम्हें बताता रहूं। प्रकाश नशे की हालत में मेनका को अपने सामने से हटाते हुए, हटो मुझे सोना है, नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ, कल बातें करता हूँ। मेनका प्रकाश के व्यवहार को समझ नहीं पाती है। कभी इतने प्यार से बातें करता है, कभी इतने गुस्से से। मेनका भी अपने कमरे में सोने को चली जाती है। अगली सुबह उठते ही प्रकाश की नज़र रवि के दिए हुए खिलौने पर पड़ती है और रवि का दिया हुआ खिलौना को देखकर मेनका पर चिल्लाने लगता है, ये क्या है, इसे कमरे में क्यों लाई? बाहर हॉल में भी तो रख सकती थी ना। कितनी बार कहा है तुमसे, रवि की दी हुई चीज मेरी आंखों के सामने नहीं रहनी चाहिए। वो तुम्हारा दोस्त है, मेरा नहीं, मेरा सिर्फ दुश्मन है, सिर्फ दुश्मन। मेनका खिलौनों को कमरे से हटाती हुई कहती है, तुम्हारे मन का तो कुछ पता ही नहीं चलता। कभी कहते हो पार्टी में रवि को बुला लो और कभी रवि के दिए खिलौने से चिढ़ होती है तुमको। क्या चल रहा है तुम्हारे मन में, कुछ बताओगे भी या फिर ऐसे ही जिंदगी काटनी है बस नफरत के साथ?
प्रकाश बिना कुछ बोले ही कमरे से बाहर चला जाता है। अब हर रोज का सिलसिला प्रकाश ने बना लिया था। कोई न कोई वजह ढूंढकर मेनका पर चिल्लाता रहता। मेनका भी प्रकाश के व्यवहार से तंग आ गई थी। डॉक्टर रिया सेन रवि का हर मंथ के ब्लड चेकअप रिपोर्ट को चेक करती थी। रवि के पास कॉल करती है। हेलो रवि, क्या तुम अभी के अभी मेरे पास आ सकते हो? पर हुआ क्या? रिया, सब ठीक है ना रिपोर्ट में? और मैंने तुम्हारे बताए हुए रूल को ही फॉलो किया है। अरे रवि, सब ठीक है, पर बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है। प्रकाश से जुड़ी बातें हैं, फ़ोन पर बता नहीं सकती। जितना जल्दी हो सके तुम मेरे केबिन में आकर मिलो। रवि अपने ऑफिस के केबिन से डॉक्टर रिया के पास जाने के लिए जैसे ही निकलता है, तभी रोनिता, रवि की सेक्रेटरी, रवि को बोलती है, सर आप कहीं जा रहे हो क्या? हाँ रिया, बहुत ही ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। रोनिता रवि से कहती है, पर आपका मीटिंग फिक्स हो गया है। ओह रिया, प्लीज़ तुम मीटिंग हैंडल कर लो या पोस्टपोन कर दो, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। और इतना कहते ही रवि अपनी गाड़ी में बैठकर ड्राइव करने लगता है। गाड़ी कुछ आगे चलती ही है, तभी रवि सड़कों पर भीड़ देखता है। रवि कार के हैंडल पर मारता हुआ, ओह शिट, अभी ही ट्रैफिक लगनी थी। ट्रैफिक हटते हटते लगभग 15 मिनट बीत जाते हैं। रवि अपने हाथ की कलाई में बंधा हुआ घड़ी में समय देखने लग जाता है। मैं लेट हो रहा हूँ, अभी पूरे आधे घंटे लग जाएंगे। रिया के पास जाते जाते रवि गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए पूरे 20 मिनट में रिया के क्लिनिक के पास पहुंच जाता है। गाड़ी बिना पार किए ही रवि तेजी से रिया के पास पहुंचता है। रवि हाँफते हुए, हाँ बोलो रिया, क्या बताना चाहती हो? रिया मायूस भरी आवाज में बोलती है, रवि तुमने पूरे 10 मिनट आने में देर कर दी है। अब जिस चीज़ के लिए तुम आए हो वो रिपोर्ट प्रकाश आकर ले गया। रिया, तुम कहना क्या चाहती हो? किस रिपोर्ट के बारे में बताना चाहती हो? जल्दी से वो बताओ, मेरा दिल जोरों से धड़का जा रहा है, मुझे इंतजार नहीं होता। रिया रवि से कहती है, तो सुनो, बड़े ही ध्यान से सुनना। प्रकाश झा ने तुम्हारे हेयर रूट और अपने कार्तिक का हेयर रूट 8 दिन पहले लैब में दिए थे जांच के लिए, पर मुझे पता नहीं था इन सब के बारे में। लेकिन जब मैं आज सुबह लैब में गई तो तुम्हारा हेयर रूट डीएनए टेस्ट और कार्तिक का डीएनए टेस्ट हेयर रूट सैंपल मैच देखी। पहले तो इग्नोर कर दी मैंने, फिर कुछ मैच सैंपल तुम्हारे डीएनए से मिलता हुआ देखा। फिर जब पूरे ध्यान से पढ़ी तो तुम्हारे डीएनए का मैच सैंपल पूरा का पूरा मैच कार्तिक के डीएनए मैच सैंपल से मिल गया। और तुम जब भी मेरे पास चेकअप के लिए आते थे तो अक्सर कार्तिक का नाम लिया करते थे, इसलिए मैं डीएनए के रिपोर्ट को पहचान गई। अगले ही पल रवि की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। यानी कि कार्तिक मेरा बेटा है, मैं बाप बन चुका हूँ, पर मेनका ने मुझसे क्यों नहीं बताया? रिया रवि से कहती है, अरे कैसे बताएगी, वो किसी और की पत्नी हो चुकी है। और तुम प्रकाश को तो जानते ही हो, वो मेनका के साथ क्या हसर करेगा। पर रवि ये बताओ, तुम्हारा हेयर रूट प्रकाश ने लिया कैसे? तुम दोनों तो कभी आपस में मिलते नहीं। हाँ, मुझे याद आया, जब मैं कार्तिक के बर्थडे पार्टी पर गया था तब मुझे प्रकाश ने खुद अपने हाथ से ड्रिंक पिलाया और मुझे चक्कर जैसे आने लगा। शायद उसी वक्त प्रकाश ने मेरा हेयर रूट लिया हो। रवि के मोबाइल पर रिंग होने लगती है। रवि मोबाइल निकाल कर देखता है, मेनका का कॉल, पर इस वक्त क्यों? रिया रवि से कहती है, उठाओ रवि, शायद मेनका कुछ कहना चाहती है। हेलो मेनका, बोलो, सब ठीक है ना? हाँ रवि, ठीक है, बस तुम जल्दी से मेरे घर पर आ जाओ। पर अचानक ऐसे सब ठीक है ना? प्लीज़ रवि, बात समझने की कोशिश करो और जल्दी से आ जाओ। और मेनका कॉल कट कर देती है। जैसे ही मेनका का कॉल कट जाता है वैसे ही रवि के मोबाइल फ़ोन पर सोनी प्रकाश की बहन का कॉल आने लगता है। रवि रिया से कहने लगता है, अब सोनी क्यों कॉल करने लगी? रिया रवि से कहती है, उठा लो रवि, शायद सोनी भी कुछ कहना चाहती हो। रवि फ़ोन रिसीव करता है। हेलो रवि, अभी अभी तुम्हें भाभी ने कॉल करके आने को कहा है, तुम मत आना रवि, मेरे भैया तुम्हारे साथ गलत करने वाले हैं, तुम मेरी बात मानना, तुम मत आना रवि। तभी सोनी के फ़ोन से चीखने की आवाज़ आती है। ऐसा लगता है जैसे सोनी को कोई मार रहा हो और सोनी की चीखने की आवाज़ आते आते कॉल कट जाती है। रवि सोनी के कॉल से और भी परेशान हो जाता है। रवि समझ नहीं पाता है क्या होने वाला है। रिया, मैं जा रहा हूँ मेनका के पास, शायद मेनका खतरे में है, मेनका को मेरी ज़रूरत है, मुझे जाना ही होगा। रवि, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ? रिया रवि से पूछती है। नहीं रिया, मैं नहीं चाहता
तुम मेरी वजह से परेशानी में पड़ो, तुम यहीं पर रहो। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मेरे एक कॉल पर पुलिस को कॉल कर देना। ठीक है रवि, तुम अपना ख्याल रखना। रवि अपनी गाड़ी में बैठकर ड्राइव करने लगता है और मन ही मन सोचने लगता है, पता नहीं प्रकाश ने मेनका के साथ क्या किया होगा। मुझे सोचकर भी घबराहट हो रही है। रवि प्रकाश के घर पहुंचते ही मेनका को आवाज़ लगाने लगता है, मेनका मेनका तुम कहाँ हो? मैं आ गया हूँ, बोलो मेनका। प्रकाश मेनका को ताने मारते हुए, चल बोल, जल्दी से बोल, तेरा पुराना आशिक आ गया है, आवाज़ दे और उसे ऊपर बुला। मेनका प्रकाश के गलत व्यवहार को देखते हुए जोर से चिल्लाती हुई बोलती है, रवि तुम चले जाओ, तुम मेरे पास मत आना। मेनका की आवाज़ सुनते ही रवि झट से दौड़ता हुआ मेनका के कमरे में जाता है। प्रकाश राक्षसों की तरह हंसते हुए, आहा हा हा, आ गया तू। रवि देख देख अपनी प्रेमिका मेनका को, क्या हालत बना रखी है मैंने इसकी। तुझे तो बड़ा ही दर्द होता होगा मेनका को इस हालत में देखकर, पर मुझे बहुत खुशी मिल रहा है तुझे इस हालत में देखकर। याद कर रवि, मैंने तुझसे कहा था ना, एक दिन तेरा सब कुछ छीन लूँगा, और देख मैंने तुझसे छीन लिया। अब तू कुछ भी नहीं कर सकता, बस देख कर दुखी हो सकता है और रो रो कर आंसू बहा सकता है। प्रकाश इतना कहते ही फिर से जोर जोर से राक्षसों की तरह हंसने लगता है। आहा हा हा, आहा हा हा। रवि प्रकाश पर चिल्लाता हुआ बोलता है, चुप कर जालिम, नामर्द शैतान, बिना दिल के मनुष्य, थोड़ा भी तो शर्म कर। मेनका तेरी पत्नी है, बस तेरी पत्नी है। माना कि मेनका मेरी प्रेमिका थी और आज भी है, पर आज के वक्त में नहीं, बस मेरी यादों के वक्त में है। मैंने तो मेनका को पाकर भी खो दिया, और तूने क्या किया, पाकर भी खो रहे हो। अभी भी वक्त है, संभल जा, वरना बहुत पछताएगा। और माना कि ये कार्तिक मेरा बेटा है, मेरा खून है, लेकिन कार्तिक को उसके अपने बाप से दूर करने वाला कौन है? बस तू है प्रकाश, बस तू। अगर मेरा एक्सीडेंट तूने ना करवाया होता तो आज मेरी बाहों में मेनका और कार्तिक मेरा बेटा होता। पर तूने क्या किया? सब कुछ धोखे से हासिल किया, अपने दम पर कुछ भी नहीं किया। बोल अब क्यों चुप है? प्रकाश रवि की बातें सुनकर गुस्सा हो जाता है और अपने कमरे का ड्रॉअर खोलता है और 2 गन निकाल लेता है। एक गन खुद रखता है और एक गन रवि के हाथों में देते हुए कहता है, चल अब तैयार हो जा। प्रकाश, तू ये क्या कह रहा है, और गन किस लिए? प्रकाश रवि की कॉलर पकड़ते हुए, जितना कह रहा हूँ चुपचाप कर, नहीं तो और भी बुरा होने वाला है। मैं थोड़ी देर में आया, अगर चालाकी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। इतना कहते ही प्रकाश कमरे से बाहर जाता है। प्रकाश के कमरे से बाहर जाते ही मेनका रवि के सीने से लग जाती है और रोने लग जाती है। रवि भी मेनका को अपनी बाहों में भरकर चुप कराने लगता है और अपने पॉकेट से मोबाइल फ़ोन निकालकर डॉक्टर रिया के पास मिस कॉल कर देता है। डॉक्टर रिया भी समझ जाती हैं शायद कुछ बुरा होने वाला है, और डॉक्टर रिया पुलिस को कॉल कर देती हैं और खुद भी अपनी कार में बैठकर प्रकाश के घर पर आने के लिए निकल जाती हैं। मेनका रवि से रोते रोते कहती है, रवि तुम चले जाओ, प्रकाश बहुत ही बुरा इंसान है, तुमको मार देगा। रवि मेनका को समझाते हुए, तुम फिक्र ना करो मेनका, अगर कुछ भी गलत करेगा तो अब की बार मैं नहीं छोड़ने वाला। और तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छिपाई? कार्तिक मेरा बेटा है, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था? नहीं रवि, मुझे तुम पर खुद से भी ज़्यादा भरोसा था, तभी तो नामकरण में तुम्हें बुलाया था और कभी भी मना किया तुम्हें कि कार्तिक से ना मिलो। तुम्हें नहीं पता मेनका, अनजाने में ही सही, पर तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है, मुझे बाप बनाकर। मैं जब भी कार्तिक को अपनी गोद में रखता था तो मुझे हमेशा ही उसके साथ में बस अपनापन का ही एहसास होता था। फिर सोचने लगता था, ये कैसा एहसास है, कार्तिक प्रकाश का बेटा है तो मुझे ऐसे ख्याल नहीं आने चाहिए। फिर एक पल बाद ही तुम्हारा ख्याल आ जाता और कार्तिक को बस अपना मानने लगता। प्रकाश कार्तिक को अपनी गोद में लिए कमरे में आता है और कार्तिक के हाथ में गन थमा देता है। रवि और मेनका को गले से मिलता देख प्रकाश बोलता है, कर लो, आखिरी ही मिलन है, जरा अच्छे से आखिरी मिलन का एहसास कर लो। रवि और मेनका एक दूसरे से अलग होते हैं, प्रकाश की तरफ देखने लगते हैं। मेनका प्रकाश पर चिल्लाती हुई, प्रकाश ये कैसा मजाक है कार्तिक के साथ, तुम कार्तिक को यहाँ क्यों लाए हो? वो छोटा बच्चा है, डर जाएगा। मेनका डरती हुई, और ये गन कार्तिक के हाथ से हटाओ, ये खेलने की चीज़ नहीं है, कार्तिक डर जाएगा।
अरे मेनका मेरी जान, यही तो खेलने की चीज़ है, और अभी से खेलेगा तभी तो बड़ा होकर मुझ पर जाएगा। और मैं रवि की आंखों के सामने ही कार्तिक जैसे जैसे बड़ा होगा, इसको सभी गंदे काम सिखला दूंगा और एक दिन क्रिमिनल बना दूंगा। रवि प्रकाश पर चिल्लाता हुआ, बंद करो अपनी बकवास, जरा तो शर्म करो प्रकाश, भगवान से डरो। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, मेरे साथ ये गंदा खेल खेलो। कार्तिक को बीच में क्यों लाते हो? अरे डियर रवि, अभी तो खेल शुरू हुआ है और तुम अभी ही हार मानने लगे। अभी तो मुझे इस खेल का और भी मजा लेना है। और ये क्या, ये कार्तिक बच्चा थोड़े ना है, ये तो रवि शर्मा का बेटा है। और रवि शर्मा तो खुद को मर्द कहता है ना, और मुझे ना मर्द। प्रकाश कार्तिक के हाथ से गन लेकर एक फायरिंग करता है। जोरदार धमाके भरी आवाज सुनकर कार्तिक डर जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। कार्तिक को रोते देख मेनका बहुत ही डर जाती है। प्रकाश रवि से कहता है, चल चल अब शुरू हो जा, तू भी हवा में एक फायरिंग करके देख ले, तेरी गन सही है या गलत। रवि थोड़ी देर शांत रहता है। प्रकाश रवि पर चिल्लाते हुए, सुना नहीं मैंने तुझे क्या कहा, चल फायरिंग कर। प्रकाश के इस हैवानियत को देखकर रवि पूरी तरह से डर जाता है और डरते डरते रवि हवा में एक फायरिंग करता है। फिर से एक जोरदार धमाके की आवाज कार्तिक सुनते ही और भी जोर जोर से रोने लगता है। प्रकाश ने सोनी को भी दूसरे कमरे में बंद कर दिया था। बंद कमरे में सोनी फायरिंग की आवाज सुनकर बहुत ही घबरा जाती है और मन ही मन सोचती है, न जाने भैया ने क्या किया उनके साथ। कार्तिक के जोर जोर से रोने की आवाज प्रकाश को अच्छा नहीं लगता है और प्रकाश कार्तिक को बेड पर दूर से ही उछाल कर फेंकता है। और प्रकाश हंसता हुआ रवि को कहता है, अब चल दूसरी फायरिंग कर, पर हवा में नहीं, मेनका पर। सुना नहीं, मेनका पर फायरिंग कर, नहीं तो मेरी अगली फायरिंग तेरे बेटे कार्तिक पर होगी। चल, जितना ज़्यादा देर करेगा उतना जल्दी ही कार्तिक पर गोली चलेगी। रवि भी गुस्से में आकर अपने हाथों में रखी गन फेंक देता है। प्रकाश पर चिल्लाने लगता है, अरे नामर्द कहीं का, अगर मर्द है तो सिर्फ मुझसे लड़, मुझसे लड़ने की कोशिश कर। तू 2 साल के छोटे बच्चे और एक औरत का सहारा लेता है। अगर मर्द बनना चाहता है तो मुझसे लड़, मुझ पर गोली चलाकर देख, फिर देख जीत किसकी होती है। प्रकाश रवि की बातों में खुद को नामर्द बार बार सुनता है और उसको नामर्द शब्द उसके दिमाग पर खटक जाती है और प्रकाश रवि पर चिल्लाते हुए, मुझे नामर्द कहता है, अब ले गोली खा। प्रकाश अपने गन को रवि की तरफ घुमाकर गोली चलाने लगता है। तभी मेनका रवि के सामने झट से आकर खड़ी हो जाती है और सारी की सारी गोलियां मेनका के सीने में लग जाती हैं। उसी वक्त पुलिस और डॉक्टर रिया भी आ जाते हैं। पुलिस प्रकाश को रंगे हाथ पकड़ लेती है और प्रकाश के हाथों में हथकड़ियां पहना देते हैं। मेनका छटपटाती हुई जमीन पर गिर जाती है। रवि मेनका को जल्दी से अपनी बाहों में रख लेता है और कहने लगता है, मेनका तुमने ये क्या कर दिया, तुमने मुझे क्यों बचाया, मुझे मर जाने दिया होता। नहीं रवि, तुम्हारा जीना बहुत ही जरूरी था, कार्तिक को तुम्हारी मुझसे ज़्यादा ज़रूरत है। मेनका बोलते बोलते रवि के बाहों में खुद को दम तोड़ती हुई महसूस करने लगी। मेनका की नाजुक हालत देखकर रवि कहता है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस तुम सांसें लेती रहो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा, तुम्हारा ऑपरेशन होगा और तुम ठीक हो जाओगी। मेनका रवि से कहती है, रवि मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मेरी बात सुनो। रवि रोता हुआ, नहीं मेनका ऐसे ना बोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। नहीं रवि, अब मेरा जाने का वक्त हो चुका है, मैं तुम्हारी अमानत कार्तिक को तुम्हें सौंप रही हूँ, कार्तिक का ख्याल रखना। नहीं मेनका, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर पाऊंगा, और कार्तिक तो अभी बहुत छोटा है, कार्तिक को मुझसे ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत है, तुम कार्तिक को छोड़कर मत जाओ, मैं अकेले कार्तिक को नहीं संभाल पाऊंगा। मेनका अपनी आखिरी सांस लेते हुए, रवि अब मेरी सांसें साथ नहीं दे रही हैं, तुम कार्तिक का ख्याल रखना। रवि मेनका को अपने सीने से लगाए हुए जोर से चिल्लाकर रोने लगता है, मेनका मेनका वापस आओ, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। डॉक्टर रिया रवि से कहती हैं, रवि खुद को संभालो और सच को स्वीकारो, देखो कार्तिक तुम्हारी तरफ ही देख रहा है, कार्तिक को गोद में लो। रवि कार्तिक को गोद में लेकर सीने से लगा लेता है और कार्तिक से कहता है, अब दो तरफा एहसास नहीं होगा मेरे बेटे, बस अपनापन वाला एहसास होगा। मेरे बेटे चल मेरे साथ अपने पापा के घर।
कार्तिक रवि की गोद में जाकर अपने पापा के सीने से लग जाता है। बंद कमरे को खोलकर सोनी को बाहर निकाला जाता है। सोनी की हालत भी डर की वजह से बहुत डरी हुई लग रही थी। डॉक्टर रिया सोनी को अपने साथ घर ले जाती हैं और सोनी की माँ प्रकाश ने अपनी माँ को तीर्थ यात्रा पर भेज दिया था, वो कॉल करके सभी बात बता देती हैं। रवि मेनका का दाह संस्कार पूरे रीति रिवाज के अनुसार करवाता है और दाह संस्कार में सोनी और उसकी माँ भी आती हैं। कुछ दिन बाद कोर्ट में मेनका के मर्डर की सुनवाई चलती है और अदालत की फैसले सुनने के लिए सोनी और उसकी मां रवि कार्तिक को अपने साथ लेकर ही जाता है। अदालत प्रकाश झा को उम्र कैद की सजा सुनाती है। फैसले को सुनते ही रवि कार्तिक को गोद में लिए जाने लगता है। तभी सोनी रवि को आवाज देती है। रवि सोनी की आवाज सुनते ही रुक जाता है। हाँ बोलो, क्या कहना चाहती हो? सोनी अपने दिल की बात रवि से बताती है। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और शादी करना चाहती हूँ। रवि सोनी से कहता है, नहीं सोनी, मैं मेनका के अलावा किसी और से कभी प्रेम नहीं कर सकता हूँ और करूँगा भी तो बस कार्तिक से। मेनका के हक का प्यार भी कार्तिक को ही दूंगा। मुझे माफ़ करना सोनी, अगर मेरी वजह से तुम्हारा दिल दुखा हो तो। तुम बहुत अच्छी हो, बिल्कुल अपने भाई पर नहीं गई। तुम्हें बहुत ही अच्छा जीवन साथी मिलेगा। सोनी रवि की बातें सुनकर उदास हो जाती है और कार्तिक को गालों पर एक प्यारा सा किस करके रवि से कहती है, कार्तिक का ख्याल रखना। और सोनी वहां से जाने लगती है। रवि मुस्कुराता हुआ कहता है, रुको सोनी, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? सोनी हंसते हंसते रोने लगती है और हाँ कहती है। तो दोस्तों कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।